everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर. इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. जिन बच्चों ने चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लिया है तो आप सभी की नजरों के सामने से चैप्टर दौड़ लगा के निकल जाएगा. आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि निकल ही गया सर पता ही नहीं चल पाया, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. जिन्होंने अभी तक चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको चैप्टर की पूरी ब्रॉड आउटलाइन समझ में आ जाएगी. हर टॉपिक को टच करेंगे. बस एक एक्स्ट्रा काम ये करना है कि आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी और पढ़ लेना. नहीं भी पढ़ोगे तो चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये जो चैप्टर है मजेदार चैप्टर, और मुझे पता है जो आपके मन में सबसे बड़ी चिंता है कि सर इस चैप्टर में इतनी सारी क्रॉप्स, इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे टेम्परेचर, रेनफॉल, सारी चीजें, उनको कैसे याद करेंगे. तो वो हर चीज का समाधान है, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है, हमेशा से सिखाते आए हो. तो वही हम करेंगे. मैं आपको बहुत सारी निंजा टेक्निक्स, बहुत सारे चार्ट्स दूंगा और ये नोट्स भी आप टेलीग्राम चैनल पे चल के ले लेना मेरे साथ. ठीक है, शुरू करते हैं कहानी. देखो क्या है. तो अगर हम बात करें, एक और चीज बताई दूं पहले. क्या हो रहा है ना कि सीबीएसई ने इस साल जो सर्कुलर निकाला तो उसमें बता दिया कि एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ना है आपको. हर बार क्या होता था, ये टॉपिक कटा है, वो टॉपिक कटा है. इस बार ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी रैशनलाइज्ड बुक निकाल दी है. तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में 2-3-4 टॉपिक पीछे एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है. जितना इस बार सीबीएसई अपने सर्कुलर में दिया है और बोला है कि एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ना है, और एग्रीकल्चर चैप्टर मतलब नई बुक के हिसाब से, तो हम उतना पढ़ेंगे. लास्ट में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना पड़ेगा. इंडिया में रहना है तो इंडिया का एग्रीकल्चर समझना होगा भाई. तो एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री. एग्रेरियन कंट्री मतलब कि एग्रीकल्चरली डोमिनेटिंग कंट्री, जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में डोमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सिंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और उसके पहले भी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है. फाइन, और उसी हिसाब से इसे देखोगे तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है. तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम आगे बढ़े यहां पे, तो किस किस प्रकार की खेती होती है. यहां पे पहला सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में यही बन सकता है, क्या कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. बोर्ड एग्जाम में आएगा, या फिर हो सकता है आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ गया हो ये क्वेश्चन. तो इस तरह से सवाल बहरूपीय होते हैं, वो अलग अलग कंटेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनका जो जवाब जाएगा ना, मतलब वो अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में अलग अलग तरह से शब्द को स्ट्रक्चर करके पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो जवाब जाएगा वो हमेशा एक जैसा जाएगा, सटीक जाएगा. ठीक है, चलो तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो कहीं पे ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, तो उनके कल्चर में जिस तरह से वो खेती करते आ रहे हैं वो उसी तरह से खेती करेंगे. समझ में आया? तो क्या हो रहा है ना कि कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरह का लोगों को टेक्निकल नॉलेज है. अगर आप देखेंगे तो पंजाब हरियाणा में क्या लोग टेक्निकली इतने एडवांस हो गए, उनके ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ठीक है, थ्रेशर्स, ये इतने मॉडर्नाइज हैं कि खेती क्या हो जाता है, खेती एक तरह से बच्चों का खेल हो गया, बहुत मॉडर्न स्केल पे हो रहा है. लेकिन वहीं कहीं प्रिमिटिव बैकवर्ड रीजन में अगर चले जाओगे, कहीं जंगलों में चले जाओगे, तो वहां पे क्या है, टेक्निकल नो हाउ उतना नहीं है, तो उस कारण वहां पे जैसी खेती हो रही है वो अलग हो रही है. तो उस हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक हो गया. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक टाइप हो गया फार्मिंग का, जहां पे क्या है कि पुराने तरीके से खेती की जा रही है. प्रिमिटिव मतलब पुराना, सब्सिस्टेंस मतलब लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए खेती करना है, और फार्मिंग तो फार्मिंग होती है. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ऐसे रिकॉल करो तो क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे, जैसे विद द यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होए, दाव एंड डिगिंग स्टिक. होए मतलब क्या होता है, जैसे फावड़ी वगैरह हो गया. ठीक है, फिर दाव मतलब क्या होता है, तो जैसे जो हसिया होता है ना, टाइप ऑफ हसिया, साउथ की मूवी में विलन लेके दौड़ा लगा रहे होते हैं, तो वैसा दाव. डिगिंग स्टिक यानी सब्बल होता है, गड्ढा खोदने वाली एक लोहे की छड़ होती है. तो इस तरह से आप देखोगे तो प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई मॉडर्न टूल्स नहीं है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फीचर्स, और यही आपको डिफाइन टाइप में भी आ सकते हैं, यही 3 नंबर में क्वेश्चन में आ सकते हैं, यही डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आ जाएंगे, भी समझाऊंगा कैसे. तो ये हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. डिपेंड्स ऑन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब यहां पे कोई पेस्टिसाइड्स, कोई कह सकते हैं ना कि इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन कोई ऐसा नहीं है कि नहर आ गई है, ट्यूबवेल आ गए,
तो वो पुराने तरीके से मॉनसून पे डिपेंडेंट है कि काले मेघा पानी तो बरसाओ, वैसा करके, ठीक है। नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की जो है जितनी है उतनी में खेती कर लेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। पॉइंट बीइंग कि प्रिमिटिव नाम देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पुराने तरीके से खेती की जा रही है जैसा ट्रेडिशनली की जाती थी। अब जैसे अगर आप देखोगे तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन कर रहा है सर इस समय, दुनिया कितनी आगे निकल गई। लेकिन आप जैसे देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज जंगलों में रह रही हैं तो वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हुआ? स्लैश एंड बर्न, जैसे स्लैश एंड बर्न क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कहा जाता है। जहां पे स्लैश एंड बर्न क्या है ये भी अपने आप में एक सवाल बन जाता है। तो स्लैश एंड बर्न इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहां पे फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, जंगल में जो पेड़ रहते हैं उन्हें काट दिया जाता है, एंड दी ट्रीज आर बर्न, ठीक है। तो उन पेड़ों में काटने के बाद में आग लगा दी जाती है, आग लगा देने के बाद में जंगल साफ, ठीक है। और वो जो आग है वो एशेज है ना, तो दोज एशेज आर यूज्ड एज द नेचुरल फर्टिलाइजर विथ आफ्टर द मॉनसून सीड्स आर सोन इन दैट सॉइल ओनली। जहां पे ऐश और वो सारा है उसी सॉइल में सीड सो कर दिए जाते हैं और वहां पे फिर क्या होता है, फसल लगती है। और 2, 3, 4, 5 साल तक जब तक सॉइल फर्टाइल रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, नेचुरल फर्टिलिटी, तब तक खेती करते हैं। फिर क्या होता है, फिर अनदर पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, इस जमीन को छोड़कर दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है। दी सिमिलर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड देयर, ठीक है। ट्रीज आर स्लैश्ड ऑफ, ठीक है, देन ट्रीज आर बर्न, फिर उसके बाद में वहां खेती की जाती है। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये स्लैश एंड बर्न को जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जुमिंग कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जुमिंग कहा जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है कि अलग अलग कंट्री में जैसे मिल्पाइन मैक्सिको कहा जाता है, रेन वियतनाम कहा जाता है। तो वो जो नाम है ना, डिफरेंट नेम्स, उनको एक बार देख लेना। क्यों? क्योंकि उस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो बॉक्स है उसको ध्यान कर लेना। अब ये हो गया आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा देखते हैं हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। आई विल मेक वीडियोस ऑन दिस आल्सो कि इनको याद करने की ट्रिक क्या है। इनफैक्ट मैंने बना भी रखे हैं, ठीक है। एग्जाम जैसे नजदीक आएंगे तो जहां जहां आप फंसोगे ना वहां मैं आपको उस टॉपिक में फंसने से बचा लूंगा, ठीक है। चलो, तो अब ये आ जाएगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिंपल सी चीज दर्शाई जा रही है कि खेती यहां भी सब्सिस्टेंस के लिए ही की जा रही है, ठीक है। खेती यहां भी क्या की जा रही है, सब्सिस्टेंस के लिए ही की जा रही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हम खेती यहां भी सब्सिस्टेंस के लिए ही की जा रही है, लेकिन यहां पे इंटेंसिव लेवल पे की जा रही है। इंटेंसिव लेवल कैसा? इंटेंसिव लेवल से मेरा तात्पर्य यह है कि यहां पे जमीन के ऊपर प्रेशर है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और उस बढ़ती पॉपुलेशन को फीड करना है। अब बढ़ती पॉपुलेशन को फीड करना है तो बढ़ती पॉपुलेशन को फीड करने के लिए आप क्या करोगे, आप जितना जमीन का हिस्सा है उससे ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करोगे, और वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड लेस लैंड साइज होल्डिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज परफॉर्म्ड। इस तरह की खेती परफॉर्म की जाती है जहां क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड साइज होल्डिंग कम है, इसके लिए इंटेंस प्रेशर है कि वो हमारे सब्सिस्टेंस के लायक तो प्रोड्यूस कर दे लैंड, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव होती है। अब यहां पे भी उतनी मशीनरी या फिर उतना मॉडर्न स्केल पे कह सकते हैं मैकेनाइज नहीं किया जाता है। लेबर इंटेंसिव होती है। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड सो दैट मैक्सिमम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके, इसके लिए ये खेती को किया जाता है, ठीक है। कम जमीन पे। अच्छा, जमीन कम क्यों हो गई सर? जमीन तो उतनी रहती जितनी थी, दुनिया जब से बनी उतनी जमीन है। इनफैक्ट हमने क्या करा है, कभी कभी समुद्र में मिट्टी डाल डाल के जमीन बढ़ा दी है, लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं इसे। तो जमीन कम होने के पीछे का कारण यह है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते, ठीक है। मैं देखो आई एम ट्राइंग कि एनसीईआरटी की हर एक चीज कवर करते चले इन वन शॉट, ठीक है। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो बहुत बड़ी जमीनें थी, तो एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, अब उसके 5 बच्चे हुए तो 5 बच्चों में जमीन बांट दी उसने, और 5 बच्चों के 2-2 भी हुए तो उनमें और जमीन बढ़ती चलेगी। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते लैंड साइज होल्डिंग छोटी होती चलेगी। समझ में आया? अब 5 बच्चे में के 2 बच्चे हुए, मतलब 5 बच्चे के 2-2 बच्चे हुए, 2-2 बच्चों में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उनके भी अपने परिवार बनेंगे। तो पहले जहां इतनी बड़ी जमीन पे एक परिवार था, अब लेकिन लैंड डिवाइड होते होते क्या हो रहा है कि परिवार तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जमीन उतनी है। तो इस कारण से राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते क्या है, लैंड साइज होल्डिंग कम हुआ है, एंड दैट लेड टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और उस कारण से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे लोगों ने फोकस करना स्टार्ट किया, ठीक है।
अब आता है तीसरा, मतलब इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, और होता यही है कि कम लैंड साइज होल्डिंग में ज्यादा पॉपुलेशन को फीड करना, तो लैंड से एक्सपेक्ट किया जाता है, जमीन के ऊपर बैठ जाता है कि और प्रोड्यूस करो, उस टाइप की स्थिति। अब आता है तीसरा, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग यार सिंपल सी चीज है, तुम्हें समझना होगा कि जो खेती पैसा कमाने के लिए की जा रही हो, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में ये क्या होता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये कि जैसे अगर आप देखो बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं तो वो भी खेती कर रहे हैं, वो तो खैर टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। पॉइंट यहां पे ये है कमर्शियल फार्मिंग का कि जब मॉडर्न स्केल पे खेती की जा रही हो एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए जब खेती की जा रही है तो वो क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्लांटेशन फार्मिंग जब की जाती है ना, कि बनाना प्लांटेशन फील्ड्स हैं या फिर कॉफी प्लांटेशन फील्ड्स हैं, और जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके, जहां से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। इंडस्ट्रियल लाइन पे खेती की जाती है कि हैवी डोज ऑफ इनपुट्स, मॉडर्न मशीनरीज, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स में वही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गए। तो हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग का एक तरह का टाइप है, ठीक है। और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व कि कमर्शियल फार्मिंग जो होती है ना, वो एक इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का इंटरफेस मतलब क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं इनको, ये सिर्फ खेती नहीं की जा रही है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइंस पे ऑपरेट हो रही है चीजें। जहां पे एक बड़ा सा खेत होता है, उस बड़े से खेत पे आपको क्या देखने को मिलता है? उस बड़े से खेत पे आपको देखने को मिलता है कि जैसे गेहूं भी लगा रहे हैं, अगर बनाना प्लांटेशन फील्ड लगी है तो ये इंश्योर किया जाता है कि वहां से प्रॉपर क्या हो कि मार्केट आउटपुट के मार्केट की कनेक्टिविटी हो, रोड्स हो, ठीक है। मालगाड़ी आती है कहीं बड़े बड़े प्लांटेशन फील्ड्स के, वहां से ट्रेन की, मतलब जो मालगाड़ी रहती है तो उसमें सामान भर के ले जाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लाइंस पे एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना यानी कि क्या हो गया आपका? कमर्शियल फार्मिंग हो गया। गॉट इट? तो ये आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्लियर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे मैं बताते चल रहा हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। डिफरेंशिएट करने को पूछे जा सकते हैं, डिफाइन टाइप में पूछे जा सकते हैं। सवाल तो बहरूपिया होता है, लेकिन हमें पता है कि अप्रोच क्या रखना है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका इंडिया इन एग्रीकल्चर वाला पार्ट। अब आगे अगर समझे और चीजों को तो अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई में। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो जो देखो एग्रीकल्चर चैप्टर में विशेषता क्या है ना, एक पार्ट जो आएगा चैप्टर का आगे वो फैक्ट्स है पूरा, ठीक है। पूरा फैक्ट में एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि डुबा रखा है फैक्ट में कुछ चैप्टर को। लेकिन वहीं पे मैं अगर आपको एक और चीज बताऊं इंटरेस्टिंग, तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कुछ एरियाज क्लियरली आइडेंटिफाइड है जहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बताया, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बताया, क्रॉपिंग वो बताया, और कमर्शियल फार्मिंग बताया। वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना क्रॉपिंग पैटर्न, यहां से भी सीधे सीधे संभावनाएं हैं क्वेश्चन बनने की। वो सीधे सीधे संभावनाएं कैसे क्वेश्चन बनने की वो समझाता हूं मैं आपको। जैसे क्या है कि देयर आर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स यू पीपल नो, राबी, खारिफ, जैद। और क्रॉपिंग पैटर्न से मतलब क्या है कि साल में कब कब कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, कब कब कौन कौन सी फसल ली जाती है। तो राबी, खारिफ और जैद जो है, तो ये 3 क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। अब राबी कब होती है, खारिफ कब होती है, जैद कब होती है, वो मैं आपको समझा दूंगा। एक सिंपल निंजा टेक्निक बताता हूं। मैंने क्या बताया, हर चीज को हम निंजा टेक्निक से पढ़ते चलेंगे, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। स्कूल एक बच्चा जाता है ना, तो बच्चे का एकेडमिक साइकिल और क्रॉप का पूरा एनुअल साइकिल, इन अ ईयर देयर आर 3 क्रॉपिंग पैटर्न या फिर 3 क्रॉपिंग सीजन। तो जैसे राबी, खारिफ, जैद है ना, तो खारिफ सबसे पहला। खारिफ मतलब क्या है कि जब स्कूल स्टार्ट होती है, बारिश आ रही होती है, ठीक है। टर्म 1 कब कंप्लीट होते हैं? टर्म 1 जैसे अगर आप देखते हो तो ये अक्टूबर में लगभग टर्म 1 कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो वही खारिफ का भी टर्म रहता है कि वो जून जुलाई से उस क्रॉप को सो किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो आपका टर्म 1 वाला टाइम पीरियड है, ये हो गया खारिफ। राबी क्या होता है? तो खारिफ के बाद में टर्म 1 के बाद में एनुअल फंक्शन हुआ, 2-4 दिन छुट्टी मिल गई, फिर क्या हो गया, फिर आपका राबी वाला सीजन चालू होगा, ठीक है। तो सिंपल चीज है, जो टर्म 2 रहेगा वो राबी रहेगा। तो वही अक्टूबर नवंबर में जिसे सो किया जाता है जिस फसल को, और हार्वेस्ट कब करेंगे? तो जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं मार्च, अब ठीक है, तो मार्च में जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो वो राबी क्रॉप हो गई। तो राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप। और जब गर्मी की छुट्टी रहती है तो उतनी ही गर्मी की छुट्टी बराबर छोटी सी गर्मी की छुट्टी और छोटी सी फसल। तो तीसरा क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो होता है जेड। अब कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जेड वो आपकी गर्मी की छुट्टी वाला होता है कि जो मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट सो की जाती है और उधर मई जून में हार्वेस्ट कर ली जाती है। जैसे गर्मियों की फसल जो होती है ना, तरबूज, खरबूज, सब्जियां,
ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जेड वाले टाइम पीरियड में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको देखो पॉइंट क्या होता है ना इसमें, आपको ऐसा नहीं गर्मी की छुट्टी लिख के आ जाएगी वहां पे। पॉइंट होगा कि आपको मंथ्स वगैरह मेंशन करना होंगे, किन तरह की क्रॉप्स होती है वो मेंशन करना होंगे। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि रटना बिल्कुल नहीं है, आप एनालाइज करो, नेमोनिक्स बनाओ, अपने आजू बाजू से रिलेट करो, सिंपल है। ठीक, तो अब अगर तीनों क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें हम, तो मैं आपको टेक्निक बताता हूं। तीनों क्रॉपिंग पैटर्न को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि हाँ हमारे एकेडमिक साइकिल के हिसाब से चलते हैं वो भी। ठीक है, उसमें 4 पॉइंटर्स ध्यान रखना है आपको बस, कि सोइंग पीरियड कब होता है किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न का, खरीफ का, लेट्स से खरीफ का, राबी का, जैद का। सोइंग पीरियड कब होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है। तीसरी चीज क्रॉप्स कौन सी ग्रो की जाती है, और चौथी चीज पानी कहां से मिलेगा। अब देखो यही रटना नहीं है, सिंपल है कि खरीफ सीजन की क्रॉप है, टर्म 1 वाली जो क्रॉप है आपकी, तो टर्म 1 के टाइम पर अंदर बारिश होती है बहुत, तो इरिगेशन क्या रहेगा खरीफ क्रॉप के लिए, रेनफॉल। समझे, तो जैसे खरीफ को समझे, ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे सो किया जाता है, फसल को लगाया जाता है जून जुलाई में। हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में, टर्म 1 कंप्लीट। क्रॉप्स कौन सी आएगी, तो अब लॉजिक लगाओ, रटना नहीं है कि गेहूं जो क्या बोलते हैं, चावल जो होता है, धान जो होती है ना, धान, राइस, पैडी, तो राइस जो होती है, पैडी जो होती है, वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, खूब पानी मांगती है, तो खरीफ सीजन में ही सो होगी। तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली चीज है बस। ठीक है, जैसे अब कॉटन आगे क्रॉप पढ़ेंगे हम, तो हमें पता है कि कॉटन को फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए रहते हैं। फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब क्या है कि कॉटन को ठंड नहीं चाहिए रहती। जब ठंड नहीं चाहिए रहती तो कॉटन कब सो होगी, खरीफ सीजन में, क्योंकि खरीफ सीजन बारिश वाला सीजन है, राबी सीजन ठंड वाला सीजन है। ठीक है, तो ये लॉजिक के बेसिस पे आपको ध्यान रखना है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटोगे तो आपको ऐसा लगेगा कितना सारा पूरा किसान ही बना दो सर, खेती करवा दो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वो अपने आजू बाजू ही तो हो रहा है, वो एहसास लेना है कि हाँ कब कैसे क्या होगा। तो खरीफ सीजन कौन सा रहेगा, बारिश वाला सीजन। तो बारिश वाली फसलें, थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे बारिश वाली फसलों में क्या आ जाएगा। आप कभी खेत में गए हो तो पता हो तुम्हें भी, जैसे सोयाबीन तो बारिश की फसल हो गई। ठीक है, अब जैसे ग्राउंडनट को रिलेट करो, ग्राउंडनट आप जैसे देखोगे तो बारिश के टाइम पीरियड में नई जो ग्राउंडनट क्या होता है, जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली का दाना, मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं, इस तरह की कहानियां सुनाई जाती थी बचपन में। तो वो बारिश में ही मूंगफलियां आती है। ठीक है, बारिश में ही मूंगफलियां आती है ना, तो वो बारिश में हार्वेस्ट हो रही है, मतलब ये टाइम पीरियड पे, लाइक सितंबर अक्टूबर में मूंगफली बाजार में मिलने लगती है, थोड़ी सी गीली रहती है, उसे एक तरह से सेक के दिया जाता है, आहा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी खरीफ क्रॉप हो जाएगी। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या रहेगा, रेनफॉल, क्योंकि बारिश का टाइम पीरियड है खरीफ क्रॉप का। दूसरा, जैसे अगर आप देखोगे राबी क्रॉप, तो अब क्या होगा कि एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगी फसलें, ये हार्वेस्ट होगी, उसके बाद ही राबी क्रॉप को सो किया जाएगा ना। तो विंटर्स में अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में क्या किया जाता है, ये फसल को लगाया जाता है, सो किया जाता है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में इस फसल को सो कर दिया गया। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बीज लगा दिया, अब वो बीज बड़ा होगा, फसल पकेगी, उसके बाद में क्या होता है, मार्च अप्रैल में, समर्स में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जब आपके टर्म टू एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो टर्म टू एग्जाम जब आपके कंप्लीट हुए तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है समर्स में हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया। अब फसलें कौन सी आएगी, तो अब इमेजिन करो क्या होता है, जैसे आप देखोगे बॉलीवुड मूवीज में अधिकतर क्या होता है कि गेहूं के खेत जो हैं, तो वो ठंड का समय, गेहूं के खेत हरे हरे। ठीक है, तो गेहूं ठंड के समय में फसल उगाई जाती है। क्या हो गया, इधर राबी क्रॉप है, वीट, बार्ले, पीस, मटर उस समय आती है ना, जरा घर में बैठा दिया जाता है अपने को, और क्या है बोलते, संडे का दिन है, इमेजिन करो बस, संडे का दिन है, ठंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, विंटर्स के कारण छुट्टी लग गई है, मम्मी ने एक मटर का कटोरा ला दिया आपको कि मटर छील छील के रखो। ठीक है, तो वो मटर कब आती है, ठंड के समय में, तो राबी क्रॉप में जाएगी वो, समझ में आया। तो आपको यहाँ पे बस आपके आजू बाजू जैसे ग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, तो चना खाया है, चना, हरा चना आता है, उसको भी भूंज के खा लिया जाता है, तो वो ठंड के समय में ये सारी चीजों के मजे होते हैं। तो राबी क्रॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको रिलेट करना है बस कि हम कब क्या कर रहे हैं। मस्टर्ड हो गया, तो जैसे वही सरसों के खेत जो रहते हैं पंजाब हरियाणा में, खास करके जो बच्चे, तो आपने देखा होगा क्या कि पीले पीले खेत ठंड के दिन। ठीक है, बैसाखी का फेस्टिवल और ये सारी चीजें, तो वो राबी से एसोसिएट कर लिया हमने। ठीक है, राबी क्रॉप हो गई। अब यहाँ पे पानी कहां से मिलेगा, क्योंकि खरीफ क्रॉप को तो चलो बारिश ऊपर से आ रही है, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन क्या रहता है, तो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन क्लास 9th में पढ़ा था हमने कि कभी कभी क्या होता है, महावट का पानी गिर जाता है, ठंड में पानी हो जाता है। ठीक है, तो एक सोर्स तो वो है, दूसरा क्या है, कैनल्स, ट्यूबवेल्स वगैरह जो होते हैं, तो कैनल्स ट्यूबवेल से भी पानी की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो कैनल्स और ट्यूबवेल्स वगैरह से भी पानी की व्यवस्था हो जाती है राबी क्रॉप्स के लिए। क्लियर हुआ। अब बीच का जो टाइम पीरियड बच रहा है, अब क्या बीच का, जैसे मार्च अप्रैल में जिस ये वाली फसल कट गई, ये वाली फसल कटने के बाद में फिर क्या होता है,
गर्मी का समय आ जाएगा, ठीक है, गर्मी का समय आ गया तो मार्च अप्रैल में जो फसलें सो की जाती है और मई जून में हार्वेस्ट कर ली जाती है, वो फसल क्या कहलाएंगी, जेड की फसलें कहलाएंगी, ठीक है, जेड क्रॉप्स, जेड की फसलें कहलाएंगी। वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स मतलब जानवरों को खिलाने के लिए, तुम खाओगे क्या सब, ठीक है। तो जैसे गर्मियों में तरबूज आते हैं, खरबूज आते हैं, तो ये ध्यान रखा हमें कि हाँ ये जेड की क्रॉप्स रहेंगे। पानी कहां से मिलेगा, तो प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, जैसे ट्यूबवेल हो गया, लेक्स हो गए, वेल हो गए, तो यहां से लोगों को पानी मिल जाता है। जिनके खेत में ट्यूबवेल है तो वो ट्यूबवेल से पानी दे देते हैं, तरबूज उगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके जेड क्रॉप्स हो गए, सिंपल है, ठीक है। वो स्कूल के एकेडमिक ईयर से आपको सारी चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा यहां पे एक चीज बताई गई है, जैसे कुछ क्रॉप्स क्या रहती है, टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, जैसे शुगर केन जो तो लगभग पूरा साल ले लेती है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो ध्यान रखना है। जैसे तुअर का भी मैं आपको बताऊं ना, तो तुअर खारिफ क्रॉप होती जरूर है, सो जरूर जून जुलाई में कर दी जाती है तुअर, लेकिन वो हार्वेस्ट होती है उधर जनवरी तक, ठीक है। तो कुछ कुछ क्रॉप्स प्रोलॉन्ग पीरियड ले लेती है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। अब 3 टाइप्स ऑफ पैडी क्रॉप, पैडी क्रॉप जो है ना, तो आपको बुक में दिया है ऑस, अमन, बोरो। अब ये ऑस, अमन, बोरो क्या है, तो ये कुछ नहीं है, तीनों ही पैडी का, राइस का एक टाइप है। जब राइस को क्या किया जाता है, राबी सीजन में ग्रो किया जाता है, तो उसे बोरो पैडी कहा जाता है, ठीक है। और वही राइस को अमन और ऑस कहा जाता है खारिफ सीजन में। ऑस थोड़ा और पहले बो दी जाती है, अमन जैसे आप देखोगे तो जून जुलाई के समय बो दी जाती है। तो अब अलग अलग एरिया ना, अब जैसे ओडिशा के कोस्टल ट्रैक्स पे आप देखोगे तो ओडिशा के कोस्टल ट्रैक्स पे जो बारिश है तो वो रिट्रीटिंग मॉनसून से भी हो जाती है। तमिलनाडु के कोस्टल ट्रैक पे बारिश जो है रिट्रीटिंग मॉनसून से भी हो जाती है, तो वहां पे बोरो वैरायटी ऑफ पैडी भी सो हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, राइस के जो अलग अलग टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ पैडी को ऑस, अमन, बोरो कहा जाता है। कंफ्यूजन क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्रॉपिंग पैटर्न हो गए। अब आ जाओ, अब मैं आपको जो बोल रहा था निंजा टेक्निक तो है क्या आखिरकार, वो निंजा टेक्निक में बताता हूं आपको। देखो क्रॉप्स में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारा रटना पड़ता है, ऐसा लगता है ऐसा है नहीं। मैं आपको सिंपल एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं। जैसे हमने देखा ना क्या कि राबी, खारिफ, जेड को हमें चार पॉइंटर्स पे ध्यान रखना है, या फिर पॉइंटर्स पे भी ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ 4 पॉइंटर ध्यान रखना है। कि जब आपसे खारिफ सीजन पूछा जाएगा तो आपको यह ध्यान नहीं करना क्या याद करूं सर, कैसे याद करूं, भूल गया। आपको यह ध्यान रखना बस क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब सोइंग टाइम पीरियड, हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड, क्रॉप्स और इरिगेशन। ये 4 पॉइंटर्स पे आपको खारिफ भी ध्यान रखना है, राबी भी ध्यान रखना है, जेड भी ध्यान रखना है। वैसे अगर क्रॉप्स की बारी आएगी ना, आपसे राइस पूछ लिया जाए, वीट पूछ लिया जाए, मेज पूछ लिया जाए, पल्सेस पूछ लिया जाए, मिलेट्स पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको ये पॉइंटर्स ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। उन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में कुछ क्रॉप्स होती है ग्रेन्स, मतलब कुछ क्रॉप कैसी होती है, अनाज का दाना होती है, समझ में आया, अनाज का दाना होती है, जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का, दालें हो गई, ज्वार, बाजरा, रागी हो गए, मिलेट्स हो गए, मोटा अनाज हो गया। तो अनाज वाली कौन कौन सी फसलें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हर एक फसल को रटना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6 की पॉइंट, मतलब 6 एक तरह के क्या है, बेसिस ध्यान रखना है। जैसे वही है कि आपको क्या करना है, आपको एक स्कूल में सारे बच्चों का, जितने भी आपके क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, तो आपको उनका डेटा कलेक्ट करना है। अब आप ऐसे थोड़ी ना ध्यान रखोगे कि हाँ इसका नाम ये है, इसके पिताजी का नाम ये है, इसकी उम्र इतनी है, इसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ये है। आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो, उस टेबल में आप इंडेक्स लिख लेते हो कि हमें हर बच्चे का नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, एज चाहिए, फेवरेट स्पोर्ट्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, और फिर डेटा एंट्री करते चले जाते हो। तो वो आसान पड़ता है, ठीक है, वो आसान पड़ता है। तो वैसे ही हम एक एक क्रॉप को याद ना करें, क्योंकि वो बहुत सिरदर्द हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये देखना है कि हर क्रॉप का एक क्रॉपिंग सीजन होता है, हर क्रॉप को कुछ रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, हर क्रॉप को कुछ रिक्वायर्ड रेनफॉल होती है, हर क्रॉप का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे उसको बहुत ज्यादा सो किया जाता है या फिर ग्रो किया जाता है, ठीक है। प्रोमिनेंट स्टेट्स कौन से हैं उस क्रॉप को कल्टीवेट करने वाले, और की पॉइंट्स, हर क्रॉप का कोई ना कोई एक एक्स फैक्टर होता है कि इस क्रॉप में ये विशेष है, ठीक है, इस क्रॉप में ये विशेष है। तो उस तरह से क्या करना है, उस तरह से हमें हर क्रॉप को बहुत आसानी से ध्यान रखना है। क्रॉप को ध्यान नहीं रखना है, हमें यह ध्यान रखना है, अच्छा राइस, तो राइस का भी कोई क्रॉपिंग पैटर्न होगा, राइस को एक पर्टिकुलर अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए रहेगा, रेनफॉल कितनी होती है राइस की, रेनफॉल के साथ साथ में हमें मतलब की पॉइंटर्स, कौन से प्रोमिनेंट एरियाज है, किन स्टेट्स में ग्रो होती है, और राइस की कोई विशेष बात ध्यान है क्या। तो आपने पूरा राइस का आंसर लिख दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइस एक खारिफ क्रॉप है, राइस को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है,
वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, 100 खारिफ है, तो स्वाभाविक है कि पानी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा लगेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स मतलब नदर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद में ईस्टर्न स्टेट्स और डेल्टिक रीजन, जो जैसे मैंने बताया जहां जहां डेल्टा बनते हैं वहां पे एलुवियल सॉइल रहती है, वहां पे हो जाता है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट स्टेट्स जहां पे राइस प्रोड्यूस होता है। ये टेबल मैं आपको दे दूंगा, मैं लेके कहीं नहीं जाऊंगा इस टेबल को, तो यू पीपल कैन गेट दिस टेबल फ्रॉम दी टेलीग्राम चैनल से आपको आसानी से मिल जाएगा सारा सब कुछ। ठीक है, तो राइस का भी वैसे ही, वीट का भी जिस देखें तो वीट राबी क्रॉप है, टेम्परेचर क्या है, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए रहता है उसको। सो कर दिया तो अब कब लगा रहे हो आप उसको, जैसे आपने अक्टूबर नवंबर में सो किया, तो उसको जब बड़ा होना होता है ना, तो उस समय पे ठंडा मौसम चाहिए रहता है वीट को, तो कूल ग्रोइंग सीजन, लेकिन ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है ड्यूरिंग द हार्वेस्ट। तो मार्च अप्रैल तक गर्मी आने लगती है, तो हार्वेस्ट के समय पे गर्मी और ग्रो करते समय सर्दी, ऐसे नखरे वाली फसलें भी होती है कुछ कुछ। ठीक है, तो वीट हो गया। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रहता है। गंगा सतलज प्लेन जो नदर्न प्लेन है, ठीक है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, यहां पे वीट को ग्रो किया जाता है, जैसे मालवा प्लेटू में वीट लगाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रोमिनेंट स्टेट्स। अब की पॉइंट्स में जैसे बताया कि राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, कंट्री में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस की होती है। फिर क्या है, वीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप हो गई। फिर आप देखोगे मेज, तो मेज मतलब क्या होता है, भुट्टा जो होता है ना, तो भुट्टा वो खारिफ क्रॉप है। ठीक है, अब देखो रटना नहीं है कि खारिफ है कि राबी है, सर कैसे ध्यान रहेगा। रिकॉल करो कि बारिश के दिन होते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें पता रहता है कि लोग क्या भट्टी लगा के बैठे हैं, भुट्टे सेक रहे हैं। ठीक है, तो वो बारिश के समय खाने को मिल रहा है, मतलब क्या है, वो एक खारिफ क्रॉप है। तो मेज एक खारिफ क्रॉप हो गई। 21 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है। रेनफॉल 60 से 100 सेंटीमीटर। अब ये 60 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, सर इतना पानी का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मेज के मल्टीपल टाइप्स है। ठीक है, अमेरिकन भुट्टा, तो देसी भुट्टा, तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के मेज है। ठीक है, और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, उसी के चलते आपको देखने को मिलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेज क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इंडिया में यूजुअली 40 सेंटीमीटर रेनफॉल में काम चल जाता है। ओल्ड एलुवियल ट्रैक्ट्स जो है, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहां पे बहुत ज्यादा मेज की खेती होती है। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। अब यहां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, जो की पॉइंट्स मैंने अलग लिखे ना, ये की पॉइंट्स उस हिसाब से लिखे कि आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो ये की पॉइंट पे ऐसा बनता है, नेम द क्रॉप विच इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। मतलब खुद भी हम खा रहे हैं भुट्टा, और भुट्टे तोड़ लेने के बाद में जो उसका कह सकते हैं कि जो पौधा रह जाता है ना, उस पौधे को क्या किया जाता है, उस पौधे को इस्तेमाल किया जाता है एज ए फॉडर, जानवर को खिलाने के लिए फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है उस पौधे को, जानवर को खिलाने के लिए। तो यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेज को। समझ में आ गया, मेज को फूड एंड फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि हम भी खा रहे हैं, हमारे जानवर को भी खिला रहे हैं, कि आओ शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, वैसा वाला गेम है यहाँ। फिर आप जैसे देखोगे तो एक, ठीक है, मीम थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ हो गया, वापस आएंगे उस पर। ठीक है, फिर जैसे आप मिलेट्स देखोगे तो मिलेट्स भी हैं, मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मोटा अनाज के बारे में मैं आगे बताता हूं। फिर पल्सेस भी एक तरह का क्या है, सीरियल क्रॉप है, ग्रेन्स है। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स में ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो पल्सेस मतलब दालें। अब दाल कौन सी होती है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ठीक है, मटर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, तो कितनी सारी दालें। कभी किचन में जाओ, बढ़िया सारी दालों को बिछाओ अपने सामने, ठीक है, और ये जो स्टंट्स हैं, दीज आर परफॉर्म टू बी स्ट्रिक्ट टू बी परफॉर्म्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ऐसा ना हो मम्मी पिटाई लगा दे, क्या फैला के बैठ गया, ठीक है, या बैठ गई, दोनों केसेस हैं। तो यहां पे क्या होता है ना कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दाल होती है, और दाल पौधे से निकल के नहीं आती बाबू कि तुम सोचो कि पौधे से ही दाल होकर आ गई। तो वो क्या रहता है, वो एक बीज रहता है, उस बीज को फिर आप क्या कर देते हो, दो हिस्से में तोड़ देते हो, दाल बन जाती है। तो अलग अलग क्रॉप्स है, जैसे उड़द, मूंग, पीज मतलब मटर की दाल हो गई, ठीक है, ग्राम यानी चने की दाल हो गई। अब डिपेंड्स ऑन द क्रॉप, तो फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम्स हैं, तो वही चना कब लगता है, ठंड में, तो राबी हो गया। ठीक है, फिर वैसे अगर आप देखोगे क्या, उड़द तो ये खारिफ हो गया, मूंग ये भी खारिफ हो गया, ठीक है, पीज मटर की दाल जो है तो वो फिर राबी हो जाएगा। अरहर मैंने आपको बताया कि अरहर क्या है, खारिफ में आती है, लेकिन इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, जनवरी में हार्वेस्ट होती है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप। टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। इंडियन क्लाइमेट इज वेरी सुटेबल फॉर पल्सेस। इनफैक्ट आप जैसे देखोगे इसी के चलते क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है ऑफ पल्सेस, और भी उसके पीछे कारण है वेजिटेरियन पॉपुलेशन होना, वो भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये टेम्परेचर एवरेज 45 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल में काम हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है पल्सेस का, अलग अलग दालों का।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका आर ऑल्सो सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर। पल्सेस की बात हो गई है। अब पल्सेस के साथ में केस क्या है? पल्सेस के साथ में केस ये है बाबू, देखो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, ठीक है, प्लेज रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट नोड्यूल्स होती है, साइंस में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। तो पल्सेस जो होती हैं, दालें जो होती है ना, तो उनके पौधे जो रहते हैं उनके रूट नोड्यूल्स होते हैं, और रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी बेहतर होती है, ठीक है। एक्सेप्ट अरहर, ठीक है, एक्सेप्ट अरहर। जैसे अगर आप देखोगे अरहर क्या बोल देती है कि मैं नहीं करूंगी, ठीक है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि उसका पौधा भी बड़ा होता है। तो अरहर की जो दाल रहती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो क्या होता है, दूसरी जो सारी दालें होती है तो लेग्यूमिनस होती है वो, ठीक है, रूट नोड्यूल्स होते हैं, तो दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर साथ ही साथ क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्सेस का। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्यों है पल्सेस का, वो जानते हैं आप? क्योंकि इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उसके कंज्यूमर भी है, तो जहां डिमांड होगी वहां प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जहां नीड होगी वहां प्रोडक्शन होगा। तो क्योंकि इंडिया वो देश है जहां पे वेजिटेरियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण क्या है, आपकी वेजिटेरियंस की डाइट में सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? वेजिटेरियंस को प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो वेजिटेरियंस को प्रोटीन मिलेगा दालों से। क्यों? क्योंकि दालें जो होती है दे आर रिच इन प्रोटीन। फाइन, तो इसके लिए दाल से दूर नहीं भागना है, दाल खाना है, दबा के दाल खाना है। समझ में आया? खास करके वो बच्चे जिनको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, फिर बॉडी कहां से बनाओगे तुम, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। क्लियर हुआ? तो ये सारा क्रॉप्स का एक चार्ट में मैंने आपको भेलपुरी बना के दे दिया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आसानी से ध्यान हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू आर नॉट सपोज टू रोट दी थिंग्स की रटना पड़ रहा है। लॉजिक लगाओ और आपके सामने जहां पढ़ने बैठ रहे हो वहां पे चिपका लेना, तो आसानी से ध्यान हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे वही बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि सारी क्रॉप्स में मैंने मिलेट्स अलग निकाल लिए। मिलेट्स अलग क्यों निकाल लिए? क्योंकि उधर जगह नहीं थी इसके लिए। अब मिलेट्स क्या है? तो मिलेट्स भी क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज की तरह इस्तेमाल होता है। तो मोटा अनाज है, और मोटा अनाज है तो खराब है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। तो कोरस ग्रेन्स एंड हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इनफैक्ट आप देखते हो तो क्या है कि लोग मिलेट्स का फ्लोर आटा बनवाते हैं मिक्स करके, सारा ज्वार बाजरा रागी सब डालते हैं। तो जैसे ज्वार एक तरह का मिलेट हो गया, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट के बाद में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है? ज्वार है, ठीक है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज ज्वार। रेन फेड क्रॉप, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए ज्वार को, तो इसी कारण से राजस्थान वगैरह में भी इसकी खेती हो जाती है। महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ठीक है, महाराष्ट्र का भी एक एरिया जो है डेक्कन प्लेटू पे वो क्या है? रेनफेड एरिया है। तो इसके लिए महाराष्ट्र में ज्वार की खूब खेती होती है। ज्वार हो गया। बाजरा नेक्स्ट क्रॉप, तो ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, ठीक है, सैंडी सॉइल में भी हो जाता है। अगेन बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। फिर क्या है? रागी। तो रागी जो ये जो क्रॉप है, तो रागी जो है इट इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक एंड सैंडी एंड लोमी सॉइल। अब 2 मिनट के लिए स्टेट सब भूल जाओ, पीछे क्या लिखा बोर्ड पे वो मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। ग्रोज वेल ऑन रेड सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल मतलब आप देखोगे साउथ इंडिया में शायद ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, साउथ इंडिया में ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो अब हो क्या रहा है ना, अगर आप चैप्टर्स को ऐसे पढ़ोगे कि नहीं वो सॉइल वाला चैप्टर तो अलग था सर, ये वाला चैप्टर तो अलग है, तो दिक्कत आएंगी। लेकिन अगर आप चीजों को रिलेट करोगे, हमने पढ़ा है कि रेड सॉइल किधर है? साउथ इंडिया में। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, क्योंकि हमें पता है रागी ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक एंड सैंडी एंड लोमी सॉइल। तो ऐसे क्या करना है? कनेक्ट करते चलना है, चैप्टर को सेक्लूजन में मत पढ़ना, यह सबसे बड़ी गलती होती है। इनफैक्ट मैं तो यह मानता हूं कि क्यों ना आप ज्योग्राफी को रिलेट करो मैथ्स से, क्यों ना आप हिस्ट्री को रिलेट करो साइंस से, तो सारी चीजें इंटर रिलेट करके जब पढ़ी जाती ना, तो आप क्या हो रहे हैं कि आप सिर्फ फैक्ट्स रट नहीं रहे हैं, आप कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, आप एक पैटर्न ड्रॉ आउट कर रहे हो। तो दैट शुड बी द अप्रोच टू लर्न, दैट शुड बी द अप्रोच टू स्टडी थिंग्स, ना कि बस बैठ के पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं चीजें, ठीक है। तो ये मिलेट्स हो गई, फाइन, ये मिलेट्स हो गई। अब ये जितनी अभी हमने क्रॉप्स पढ़ी आसानी से, वो सारी क्रॉप्स क्या है? वो सारी क्रॉप्स फूड क्रॉप्स मतलब ग्रेन्स में आ जाएंगी, फूड क्रॉप्स ग्रेन्स में आ जाएंगी। अब क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात करें, कुछ और चीजें भी जो हम खाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल शुगर केन, ठीक है, टी, चाय पीते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या हो गया? सब्जियां आ गई, और सब्जियों के साथ साथ में आपके क्या आ गए? फल आ गए। तो ये भी खाने वाली है ना, फूड क्रॉप्स ही है। लेकिन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अनाज नहीं है, ये अनाज नहीं है, सीरियल्स नहीं है, ठीक है। तो
अब अगर हम इन्हें समझें तो इनके लिए एक चार्ट बना दिया अपन ने, ठीक है। पॉइंट वही है कि कल्टीवेशन सीजन, टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, स्टेट और की पॉइंट्स, ठीक है। वही आपको पैरामीटर ध्यान रखना है। मैंने इसमें एरिया वाला बॉक्स हटा दिया, एरिया और स्टेट एक ही बात है, मतलब जैसे देखा जाए सीरियल क्रॉप्स में और प्रिसाइजली दिया था कि हाँ डेक्कन प्लेटू पे, नदन प्लेन्स में, इस तरह से इसके लिए एरिया डाल दिया था। तो आपको 5 पॉइंटर ध्यान रखना, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी अगर आएगा तो बन जाएगा। और क्वेश्चन बनता भी ऐसा है, या तो वीट और राइस के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूछ लेते, नहीं तो बाकी के जो पार्ट है ना उससे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस मतलब लेके जाना कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एकदम बाल की खाल पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कल्टीवेशन सीजन की बात करें। कल्टीवेशन सीजन क्या है, तो जैसे कल्टीवेशन सीजन में बताया गया है कि शुगर केन जो है तो राबी है, खारिफ है, क्या है, मैंने वही बताया था आपको क्रॉपिंग पैटर्न वाले उसमें कि सम क्रॉप्स टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एक पूरा साल ले लेती है कुछ क्रॉप्स, तो वो एक साल लेने वाली क्रॉप शुगर केन हो गई, ठीक है। एनुअल क्रॉप है, ये एनुअल क्रॉप है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए रहता है, तो वही 21 to 27 डिग्री, रेनफॉल 75 to 100। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश। की पॉइंट क्या है कि शुगर केन की मदद से शुगर बन रहा है, शुगर केन की मदद से गुड़ बन रहा है, खंडसारी बन रही है, मोलासिस बन रहा है, ठीक है। तो शुगर केन का मल्टीपल यूज है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पस से वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो गई है। फिर क्या है, ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स क्या है, तो अलग अलग क्रॉप, जैसे ग्राउंडनट की जो फसल होती है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, वही मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारा नाना नहीं, तो ग्राउंडनट जो हो गया, तो ग्राउंडनट क्या है, खारिफ क्रॉप है, लेकिन उससे क्या निकाला जाता है, तेल। तो जैसे आप ग्राउंडनट ऑयल देखेंगे, ठीक है, सफोला ग्राउंडनट ऑयल, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सफोला, ठीक है। तो ग्राउंडनट जैसे आप देखोगे तो ग्राउंडनट ऑयल होता है। फिर आप देखोगे तो वहीं पे क्या है, लिंसिड और मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल। तो कोई एक क्या कोई भी कंपनी सरसों का तेल बना रही है तो वो भी क्या है, ऑयल सीड है। अब ऑयल सीड सिर्फ खाने के तेल नहीं बनाती है, जैसे अगर आप देखोगे तो ऑयल सीड में क्या हो रहा है, ऑयल सीड में आपको देखने को मिल रहा है कि उससे सोप्स बन रही हैं, ऑइंटमेंट्स बन रहे हैं, मेडिसिन बन रही हैं, ठीक है। अब आप जैसे देखेंगे तो कुछ ऑयल सीड जो रहते हैं तो उनसे क्या सिर में लगाने वाले तेल भी बन जा रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉप्स जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो वो क्या कहलाती है, वो सारी क्रॉप्स ऑयल सीड्स कहलाती है। अब वो टेम्परेचर कितना है तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप, और स्पेसिफिक दिया भी नहीं है आपको एनसीईआरटी में, ठीक है। रेनफॉल भी स्पेसिफिक दिया नहीं है। ऑयल सीड में सिर्फ एक चीज दी है क्या, कि ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात, ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात, को ध्यान रखना है आपको। यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम एंड रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, ठीक है। अगर हम बात करें की पॉइंट्स की, ऑयल सीड्स का काम क्या है, तो यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, खाने का तेल बन रहा है, रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ सोप्स बनाए जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बनाए जा रहे हैं, ऑइंटमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो जैसे किसी क्रीम में दिखाया जाता है ना कि बादाम के गुणों से युक्त, तो बादाम के गुणों से युक्त मतलब क्या है कि वो बादाम भी एक तरह से क्या हो गया, दो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो क्या है कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिन प्रोडक्ट से ऑयल निकाला जा सकता है उनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपके क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में ऑयल सीड्स हो गया। अब टी और कॉफी दोनों बहन है, मतलब दोनों बिवरेज क्रॉप है। नेम 2 बिवरेज क्रॉप्स, तो 2 बिवरेज क्रॉप्स मतलब क्या कि वो फसलें जिन्हों पिया जाता है, खाया नहीं जाता है। जैसे चाय जो है तो चाय की पत्ती को सुखा के फिर क्या है पीने के इस्तेमाल में रहे ना, कॉफी है तो दोज पीट के क्या कर रहे हैं, कॉफी को एक तरह से एक पीने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बिवरेज क्रॉप्स हैं। अब दोनों ही क्रॉप्स का कल्टीवेशन सीजन क्या है, तो ऐसा नहीं कि राबी में ग्रो कर लिया और हार्वेस्ट कर लिया। तो ये कल्टीवेशन सीजन की अगर बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स है, मतलब पौधा लगा दिया जाता है और वो सालों तक वो पौधे में से पत्ती तोड़ी जाती है, ठीक है, पत्ती तोड़ी जाती है। जैसे कॉफी के केस में क्या है कि कॉफी बीन्स तोड़े जाते हैं, तो बार बार नहीं लगाना होता इसको। ये एक तरह से आप जैसे देखेंगे तो क्रॉप नहीं है, प्लांट है, प्लांटेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है टी और कॉफी दोनों को। टेम्परेचर क्या है, टी को चाहिए 10 डिग्री से 30 डिग्री, कॉफी को चाहिए 23 डिग्री टू 28 डिग्री। तो अब ये रिलेटिवली थोड़ी ठंडी जगह मांगेगी टी, ठीक है। अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रहती है इसको, 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रहती है कॉफी को, ठीक है। आसाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर टी। आसाम की वादियों से चुनिंदा पत्तियों को तोड़ के लाए हैं, किसी एक टी कंपनी के ऐड में ये बोल देते हैं। तो वो जब टी कंपनी के ऐड में ये बोलेगा ना अगली बार एडवर्टाइजमेंट में, तो अब आपको ध्यान रखना है कि हाँ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इज आसाम, ठीक है। तो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इज आसाम, यह ध्यान रखना है। कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी विथ करण, ठीक है। तो के से कर्नाटका और सी से कॉफी, तो कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया करण, नहीं कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपको निमोनिक्स, देखो पॉइंट क्या है ना, जब तक आप प्रेशर की तरह लेके पढ़ोगे चीजों को, वो इतना याद करना सर इतने सारे फैक्ट्स, कभी नहीं होगा वो। जब तक आप उसमें मजा नहीं ढूंढोगे, जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे, मजा ही नहीं आएगा। फाइन,
अब अगर इसके की पॉइंट्स देखें तो टी के साथ केस क्या है कि टी को फ्रीक्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए रहती है, मतलब उसको स्लोप चाहिए रहता है, वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए रहती कि पानी वहां पे जमा ना हो, तो इसके लिए पहाड़ों पे ही क्या होते हैं, टी फील्ड्स होते हैं अधिकतर, ठीक है। स्लोपी एरियाज और फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए रहता है कि ऐसा नहीं हो कि पानी थोड़े दिन आ गया थोड़े दिन नहीं आया, तो उसको फ्रीक्वेंट रेनशॉर्स चाहिए रहते हैं। किसको? फ्रीक्वेंट रेनशॉर्स चाहिए रहते हैं टी को। अब कॉफी में की पॉइंट के नाम पे क्या दिया गया है कि अरेबिका वेराइटीज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। बाबा बुदान हिल्स जो है कर्नाटका में, वहां पे अरेबिका वेराइटी जो कि बाहर से लाई गई थी, हमारे यहाँ यमन से लाई गई कॉफी की वैरायटी और इंडिया में फिर ग्रो करने लगी, तो ये अरेबिका वैरायटी अब क्या है, अब पूरे वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ की अरेबिका वैरायटी जानी जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं तो जेड सीजन में या फिर कोई दूसरे सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है क्या आखिरकार? तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि सिंपल सी चीज, वो क्रॉप्स जो फसल मतलब जो सब्जी और फलों के रूप में देखने को मिलती है। तो अब इसमें क्या है, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, बनानास ऑफ केरला, ठीक है, एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स ऑफ कश्मीर, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें, गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, लीचीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हर जगह मैंगोज, हापुस आम आ गए कहां से, बिड़े भाई के यहां से, ठीक है। तो वो वहां में ना रत्नागिरी के मैंगोज देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो लेके आते हैं, ठीक है। रत्नागिरी से चाचा आते हैं बिड़े के और वो आम लेके आते हैं, तो मैंगोज ऑफ रत्नागिरी, महाराष्ट्र के मैंगोज हो गए मतलब। तो ये क्रॉप्स का अलग अलग क्या रीजन है, बस वही ध्यान रखना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आ जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल, फाइन। तो ये सारे आपके फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या, ये सारे चार्ट ले लेना हम। अगली चीज है मेजर नॉन फूड क्रॉप्स। अब हर जो फसल ग्रो हो रही, जरूरी नहीं कि हम खा लें, कॉटन भी ग्रो होती है। कॉटन खाते हो क्या? नहीं, कॉटन से शर्ट बनाते और पहनते हैं सर, ठीक है। तो अब आएगा मेजर नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब वो क्रॉप्स जो कि फूड क्रॉप्स नहीं है लेकिन क्रॉप है, फसल है। तो जैसे रबर एक क्रॉप हो गई, रबर मिटाने वाली नहीं, मिटाने वाली भी, ठीक है, मिटाने वाली नहीं कहते हुए क्या कहते हैं, मिटाने वाली भी। तो रबर एक ऐसी क्रॉप है, तो एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक पेड़ लगाए जाते हैं, इन पेड़ों से क्या किया जाता है, जो लेटेक्स होता है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर उससे रबर बनाई जाती है। तो एक प्लांटेशन क्रॉप हो गई रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है जो कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। एक एक शब्द समझना, इसका भी चार्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको और एग्जाम टाइम में चार्ट बना के भी दे दूंगा, मैंने सोचा यहां पे थोड़ा एक बार डिटेल में समझा देता हूं चीजें, ठीक है। तो इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ में 0 डिग्री इक्वेटर होता है, इतना ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। तो इक्वेटर के पास में ग्रो होती है रबर, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल क्रॉप कहा जाता है। इक्वेटर के पास, देखो लॉजिक लगाओ, इक्वेटर के पास ग्रो हो रही मतलब सर इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, परफेक्ट, इसको पानी भी बहुत चाहिए, तो सबसे ज्यादा नखरीली फसल रबर, लेकिन रबर से भी ज्यादा नखरे करने वाली फसल आएगी अभी एक, ठीक है। तो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। मना नहीं बोलती है कि उधर मत ले जाओ। तो जैसे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज इन द सेंस क्या है कि जो आइलैंड है हमारे, तो आइलैंड्स वगैरह पे भी ग्रो किया जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। इक्वेटोरियल क्रॉप, बट इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हाँ, पानी खूब चाहिए और ह्यूमिड, चिपचिपा, गर्मी वाला वैसा क्लाइमेट चाहिए रहता है रबर प्लांटेशन फील्ड्स को, ठीक है। रेनफॉल कितना, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, साथ ही साथ क्या है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है। रबर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, क्रॉप है लेकिन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि ये जो लेक्टेक्स कलेक्ट किया ना, यहाँ पे हमने लेक्टेक्स कलेक्ट किया, तो इसका करेंगे क्या, ऐसे बॉडी लोशन की तरह नहीं लगाना है इसको, इससे क्या बनता है, रबर बनता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे आपकी मिटाने वाली रबर भी आई गेस उसी से बनना चाहिए, ठीक है, नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो हो गया। उसके बाद में आपके गाड़ी में जो टायर होते हैं वो वाला रबर, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं तो कुर्सियों पे जो रबर लगा है, तो हर प्रकार का रबर कहां से बनेगा, ये रबर से बनेगा, ठीक है। तो इस कारण से उसका क्या है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसर जैसे केरला, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान निकोबार। अब जैसे मेघालय इक्वेटोरियल रीजन में नहीं है, लेकिन वहां पे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट मिल जाता है, तो मेघालय में भी पेड़ लग जाएंगे, मना नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। तो केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, मेघालय, दीज आर दी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स। फाइबर क्रॉप अगला आता है, फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप मतलब क्या है, मतलब वो क्रॉप्स जिससे आप क्या बना पा रहे हैं, फैब्रिक बना पा रहे हैं, ठीक है। फैब्रिक बना पा रहे हैं मतलब कपड़ा बना पा रहे हैं। कैसे, वो मैं समझाता हूं। फैब्रिक बना पा रहे हैं, फाइबर बना पा रहे हैं, वो समझाता हूं मैं आपको। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ये सब फाइबर है। अब देखो इसमें भी देखो, कॉटन का पौधा लगता है, जूट का पौधा लगता है, हेम्प का पौधा लगता है,
सिल्क जो है ना, इसका पौधा नहीं लगता है। सिल्क कहां से निकलता है? कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म जो होता है, कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, वो कुकून बनाता है। उस कुकून में से फिर आपको क्या देखने को मिलता है? कुकून में से कीड़े को तो टाटा बाय बाय, ठीक है, ओके, खत्म कर देते हैं, और फिर वो कुकून जो रहता है उससे सिल्क निकाला जाता है। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं, उस रेशम के कीड़े को क्या किया जाता है, उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है। और मलबरी लीव्स, शेतूज के जो पत्ते आते हैं, शेतूज खाया हो कभी? तो शेतूज के पत्ते खिलाए जाते हैं ताकि वो क्या करें, वो अच्छा कुकून बनाए। खूब खिलाया पिलाया जाता है और पाला जाता है। और जब उन कीड़ों को पालते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो होते हैं, सिल्क वॉर्म को जो रेशम के कीड़े होते हैं उन्हें पाला जाता है, तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। जैसे खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, वैसे ही मछली पाल रहे हैं तो पिसीकल्चर हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे कल्चर होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, सेरीकल्चर एक वर्ड हो गया आपका। सेरीकल्चर ये जो वर्ड है ये क्या दर्शाता है पता है? मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को खिलाया पिलाया, फिर उनसे कुकून ले लिया, और कुकून से क्या बन गया? फाइबर बन गया, एक फैब्रिक बन जाएगा। तो सिल्क यहां पे एक ऐसा फाइबर है जो कि प्लांट्स पे ग्रो नहीं किया जा रहा, लेकिन है तो फाइबर। और कुछ फाइबर जो है जो पेड़ पे लग रहे हैं, जैसे कॉटन हो गया और जूट हो गया। आओ समझते हैं कॉटन क्या है। तो कॉटन यानी जैसे अगर आप देखोगे तो कॉटन की फोटो कहां है? हाँ, ये आई कॉटन की फोटो। तो कॉटन की फोटो समझो जरा यहाँ पे। तो कॉटन आप जैसे देखते हो ना, जो कॉटन का शर्ट पहना है, कॉटन का कुर्ता पहना है, तो वो सारी चीजें जो है कॉटन के जो कपड़े बनते हैं, तो वो इस तरह का पहले क्या बनता है, कॉटन एक रुई की एक ऐसी कॉटन बॉल्स रहती है। इन बॉल्स से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से फिर क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि ये इसकी खेती की जाती है और ये बहुत नेचुरल है। जैसे कॉटन इसीलिए बहुत रिच क्लोथ कहता है, क्योंकि पहनने पे फील होता है कि आपको क्या है, आपको ऐसा लग रहा है आपके शरीर पे कुछ डाल दिया गया है। ठीक है, यू फील वेरी कंफर्टेबल विद इट बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर। समझ में आया? तो कॉटन जो एक रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और कॉटन जो है तो इट ग्रोज वेल ऑन ब्लैक सॉइल। कॉटन ब्लैक सॉइल पे बहुत बेहतरीन तरह से ग्रो होता है, और ये चैप्टर 1 में आपने पढ़ा भी है। इसीलिए ब्लैक सॉइल को इनफैक्ट क्या कहा जाता है? कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, मैं जो स्टार्टिंग से बता रहा था क्या, कि अलग अलग सेक्लूजन में नहीं पढ़ना है चैप्टर, इंटरकनेक्ट करके पढ़ते चलना है। तो यहां पे वो सिंपल चीज बताई गई है कि इट ग्रोज वेल ऑन ब्लैक सॉइल। जैसे महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, तो महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया कॉटन का। इसको चाहिए क्या रहता है? टेम्परेचर चाहिए हाई, लो रेनफॉल, बारिश की उतनी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कॉटन को, बोलते कि कम पानी में भी काम चल जाएगा अपना। साथ ही साथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब क्या है कि ठंडा नहीं होना भाई साहब। ठीक है, इसीलिए वो क्या होगी, खरीफ क्रॉप हो गई, क्योंकि राबी क्रॉप तो ठंड वाली क्रॉप होती है। अब बताओ इसमें क्या रटना पड़ रहा है? डॉट्स ही तो कनेक्ट करना है बस। ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है, और ब्राइट सनशाइन उसको मिली जाती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, फिर आप जैसे देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो ये कॉटन क्या हो गया, एक फाइबर क्रॉप हो गया, जिस क्रॉप से हम कपड़ा बना रहे हैं। खा नहीं सकते इसीलिए नॉन फूड क्रॉप में डाल रहे हो। कॉटन खाओगे क्या? अगला आता है जूट। हाँ, फोटो देख लिया हमने कॉटन तुम्हारा। ठीक है, जूट। जूट मतलब क्या है? तो जूट भी एक तरह का क्या है, जूट भी एक तरह का फाइबर क्रॉप है। जूट आपने देखा होगा कैसा, ये वाला। ठीक है, किडनैपिंग करते तो हाथ पैर बांध देते बच्चों के। ठीक है, वो जूट की रस्सियां होती ना। अब किडनैपिंग वाले एग्जांपल से दूर हट के देखें तो आपने देखा होगा आर्टिफैक्ट्स होते हैं, और फैशन के नाम पे तो कपड़े भी पहन लिए जाते हैं जूट के, उर्फी जाफिर। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जूट जो है, तो जूट की अगर हम बात करें तो जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, नॉट बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सिंपल पॉइंट है कि उसका आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसका आपको देखने को मिल रहा है कि जूट का कलर गोल्डन है, इसके लिए उसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, सुनना भाई साहब नखरे, टेम्परेचर हाई, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, पानी भी चाहिए और सॉइल भी फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल सॉइल नहीं तो मैं नहीं ग्रो होने। ठीक है, इस टाइप से हाई टेम्परेचर, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए रहती है। ऑफ दी फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स मतलब कि जहां पे हर साल सॉइल रिन्यू होती है, इसीलिए सॉइल वहां की फर्टाइल होती है। तो इतने नखरे सिर्फ कहां, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में ही मिल सकते हैं उसको, तो उन्हीं एरियाज में। ठीक है, उन्हीं एरियाज में ग्रो होती है। और जूट का इस्तेमाल भी ये है कि वो मल्टीपल, जैसे आप पहले देखेंगे तो पहले क्या होता था, स्टोरेज के लिए बैग्स बनाए जाते थे। अब क्या हो गया, प्लास्टिक आ गया, अब तो उस कारण से एलिमिनेट हो गई वो नीड। लेकिन पहले क्या होता था, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते थे ना, तो वो बनते, मतलब मेजर यूज वही था कि एग्रीकल्चरल गनी बैग्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जूट को जैसे अगर आप देखोगे तो जूट के मल्टीपल और भी
आर्टिफैक्ट्स के फॉर्म में, मैट्स के फॉर्म में, ठीक है, डोर मैट्स वगैरह जो होती है तो उसके फॉर्म में जूट का इस्तेमाल हो रहा है। और लोग कुछ कुछ फैशन के नाम पे कपड़े भी बना के पहन लेते हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। तो मैट्स, रोप्स, कारपेट्स एक्सेट्रा इन सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। अब लेकिन जूट जो है ना तो अपना मार्केट खोता भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज, एक तो क्रॉप एज ए क्रॉप बहुत क्या है, बहुत लेबोरियस क्रॉप है, साथ ही साथ क्या है, हाई कॉस्ट भी लग जाता है उसको और उसकी कीमत उतनी नहीं मिल रही। और सिंथेटिक फाइबर जो उसका सब्स्टिट्यूट बन के आया ना, वो सस्ता भी है और आसानी से अवेलेबल भी है, उतने नखरे भी नहीं करता है, फसल असल ग्रो नहीं करना पड़ती उसके लिए। तो नायलॉन वगैरह के आने से जूट ने मार्केट खो भी दिया है बहुत सारा, ठीक है। ये हो गया जूट। अब आ जाओ आगे, कहां? तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल नहीं आएगा भाई साहब, इंस्टीट्यूशनल आएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो अब क्या कहानी है, हमने खेती पूरी कर ली, फाइन। अब पॉइंट वहां पे आ गए हम कि हम वहां हमें रुक के सोचना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री का मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड है। उसके बावजूद भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में समस्याएं हैं। उसके बावजूद भी आपको देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। पीपल मतलब कह सकते हो उतने सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर कह सकते हैं सही कॉस्ट नहीं मिल रहा है, ये सारी समस्याएं हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अब ये एनालाइज करना है कि सिंस इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। और ये इस टॉपिक को क्या होता है ना, जब हम बुक में पढ़ते हैं तो यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। इसको बहरूपिया के फॉर्म में और अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट reforms on the scale of technology and institutions which have been taken since independence for the upliftment of agriculture। तो सवाल के शब्द बदल जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब कि क्या ऐसा हमने टेक्नोलॉजी में चेंज लाए हैं, क्या हमने ऐसा हमारे इंस्टीट्यूशंस में बदलाव लाए हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ी सी भी मदद मिल सके, वो सिंपल चीज है। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को ब्रेकडाउन मैंने कैसे किया वो बता रहा हूं कि 3 फेजेस में हमारे देश में प्रयास किया गया कि कृषि का क्षेत्र जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका अपलिफ्टमेंट हो। तो 3 फेजेस में मीनिंग समझ में आया ना टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है, ठीक है। एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्टैग्नेशन है इंडिपेंडेंस के बाद से। जैसे अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम में उतना वो नहीं हुआ इंक्रीमेंट, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो स्टिल इट इज स्ट्रगलिंग। आजादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं 3 फेजेस, तो पहला फेज रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद में क्या बदलाव लाए गए, तो जैसे अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कलेक्टिवाइजेशन किया गया, खेतों को जोड़ दिया गया ताकि बड़े खेत होंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड कोऑपरेशन, ठीक है। लैंड रिफॉर्म लाया गया, लैंड होल्डिंग का कंसोलिडेशन किया गया, छोटे किसानों को जमीनें दी भी गई है और छोटे छोटे खेतों को मिला के बड़ा खेत बनाया गया ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। तो फर्स्ट फेज जो था इंडिपेंडेंस के बाद में, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दीज वर द स्टेप्स व्हिच वर टेकन ऑन द इंस्टीट्यूशनल लेवल टू अपलिफ्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, पहले जमींदार बन के बैठ जाते थे, उनके पास पूरे के पूरे गांव और जमीन हुआ करती थी, गरीब किसानों के पास कुछ नहीं होता था। तो जमींदारी सिस्टम को खत्म किया ताकि सबको खेत मिल सके, ताकि सबको खेत मिले, सब अपने अपने खेतों पे काम करे पूरी मेहनत से, सबकी इनकम ग्रो हो। तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद में ये इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पे फोकस किया गया। अब बोलोगे सर इसमें टेक्नोलॉजी कहां है, तो उस समय टेक्नोलॉजी थी भी नहीं थी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये काम हुआ। अब अलग अलग मत देखना, एक साथ ही देखना। पहले ये काम किया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जो मैंने आपको बताया कि लैंड सीलिंग लॉज फिक्स किए गए कि इससे ज्यादा जमीन नहीं रखेंगे, सबको जमीन मिल जाए ताकि ये सब कुछ। तो ये एक प्रयास चला, फेज 1। फेज 2 जो है तो 1960s और 70s के टाइम पीरियड में जब हमने देखा कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस में चेंज लाने के बावजूद भी उतना बेटरमेंट नहीं हुआ, तो फिर क्या है, फिर फेज 2 में जैसे आप देखेंगे 1960s और 70s के टाइम पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मिक्स है। ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मिक्स कैसे है, तो आपको यहां समझ में आएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। तो कोशिश ये की गई कि क्या हरित क्रांति लाई जाए जिसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया,
ताकि किसी भी तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, किसका, खेती का। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब इट इज एसोसिएटेड विथ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहां पे व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन पे फोकस किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में स्पेसिफिकली जैसे व्हीट के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। तो ये 1960 के दशक से लगा के 70 के दशक तक इन चीजों पे प्रयास किया गया कि इसकी मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा सके। आपको ऐसे अलग अलग फेज में करके नहीं लिखना है, मैं आपको एकदम सटीक तरह से चीजें समझ में आ जाए उसके लिए ऐसे बता रहा हूं कि व्हाट वर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो आप लिखेंगे कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन हुआ इन द इयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब आप पैराग्राफ में करके लिख सकते हैं जैसा चाहे। आफ्टर दैट 1960s और 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन पे और व्हाइट रेवोल्यूशन पे फोकस किया गया। कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज, तो इससे नो डाउट एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट आया ग्रीन रेवोल्यूशन से, लेकिन फायदा जो था ना, तो फायदा क्या हुआ, फायदा सिर्फ कुछ ही सीमित क्षेत्रों तक रह गया। और वो कुछ सीमित क्षेत्र क्या थे, तो जैसे आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहां पे तो बहुत फायदा मिला किस चीज का, इन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में उतने फ्रूट्स नहीं मिल पाए। इसी के चलते थर्ड फेज स्टार्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1980s और 1990s में, जिसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, जिसके चलते आपको देखने को मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ही बढ़ाना है, ओवरऑल तरीके से कैसे एग्रीकल्चर सिस्टम को सपोर्ट दिया जा सके। तो यहां पे टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया गया, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर किसान की फसल खराब हो रही तो उसको फाइनेंशियली हेल्प देने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। स्टैब्लिश ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक्स को स्टैब्लिश किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टैब्लिश किया, ताकि क्या हो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज, मतलब ब्याज दर को कम में रखते हुए लोन मिल सके किसानों को। साथ ही साथ क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है कि लो इंटरेस्ट रेट पे अब किसान जो है तो वो क्या ले सकता है, लोन ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो किसानों को भी क्या है, इंश्योरेंस दिया गया, उनके क्रॉप्स को भी, और उन्हें भी इंश्योर किया गया कि हाँ आपके एब्सेंस में ऐसा ना हो कि आपके परिवार के ऊपर डिपेंडेंस मतलब प्रेशर बढ़ जाए, ये वो सारी चीजें। साथ ही साथ स्पेशल वेदर बुलेटिन फॉर फार्मर्स स्टार्ट की गई, ताकि वो ये समझ सके कब बारिश आएगी, कब हम दवाई दे सकते हैं, कब हम अपने आप को सोइंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो वेदर बुलेटिन वगैरह चलाए गए। तो ये फेज 3 में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस किया गया। समझ में आया ना। तो व्हाट वर द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, तो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। खूब आराम से आप 5 नंबर का क्वेश्चन लिखो, और ये आता भी है, ये वाला जो पार्ट है यहां से सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टेकन इन द कंट्री सिंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फाइन, सवाल के शब्द बदल जाएंगे, कंटेक्स्ट यही रहने वाला है, यही फ्लो है कि हाँ इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गया, ठीक है। ये हो गया हमारे वाला पार्ट। अब आ जाओ जरा, मैं आपको नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी की लड़ाई समझा देता हूं। पुरानी एनसीईआरटी में भूदान ग्रामदान मूवमेंट है, इसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर वाला एक टॉपिक है, उसके बाद में और इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है, और पुरानी प्राचीन काल की एनसीईआरटी में चले जाओगे तो बीच में फूड सिक्योरिटी का भी टॉपिक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इस साल की जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है 2023-24 की, उसमें ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट का जो डब्बा है ये लास्ट है। इसके बाद में आगे चैप्टर नहीं है। हम कहां तक पढ़ेंगे, तो हम यहां तक ही पढ़ेंगे, रीजन बीइंग कि इतना ही आएगा। अच्छा, सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है ना, उसमें एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो एक चीज क्या है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, ठीक है, पहले भूदान ग्रामदान मूवमेंट समझते हैं। भूदान ग्रामदान, भूदान मतलब क्या होता है, भूमि का दान, ठीक है, जमीन का दान। ग्रामदान यानी कि पूरा का पूरा गांव, ग्राम यानी गांव होता है, पूरे पूरे गांव को दान दे देना। दे कौन रहा है ये दान, ठीक है। तो अब मैं आपको उसके पीछे कहानी बताता हूं। विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे जो थे, तो इंडिपेंडेंस के बाद में बोलते ना देश को आजादी मिल गई, सर फ्री हो गए, नाचो। देश को आजादी मिलने के बाद में एक बड़ा चैलेंज था कि इस आजाद देश को, जो कि मजबूती से खड़ा नहीं है, जो आजाद देश जिसके सामने क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उस देश को कैसे मजबूत किया जाए। तो वहां पे ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, जिनमें से एक विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे को स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है, कि महात्मा गांधी चले गए, उनके बाद में जो महात्मा गांधी की स्पिरिचुअलिटी थी ना, उनका जो कह सकते हैं जीवन को देखने का नजरिया था, उनका जो धर्म को लेकर नजरिया था, उस लेगेसी को विनोबा भावे ने कैरी किया आगे। स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी माना जाता है इन्हें, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज
जो है उसको फैलाने का प्रयास किया। जैसे महात्मा गांधी भी इस चीज में बिलीव रखते थे क्या, कि ऐसा ना हो कि आप कंट्री को डेवलप करने की सोचो, आप हर एक गांव को विकसित कर दो, कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज बताई गई कि आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज में ये बताया गया कि गांव कैसे अपने आप में क्या हो जाए, स्वराज पाले, गांव कैसे आजाद हो जाए, गांव कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो उसी आइडिया को लेते हुए विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, गांव गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, सारी चीजें समझते थे, उनकी समस्याएं समझते थे। ठीक है, और उनको ग्राम स्वराज के कंसेप्ट के बारे में समझाते थे। ठीक है, तो अब वैसे ही एक पद यात्रा पे जब ये कहां थे, आंध्र प्रदेश में थे, पोचमपल्ली में। ठीक है, तो वहां पे एक इंसिडेंट होता है आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली में, क्या कि वहां पे ये एक तरह से अपना भाषण दे रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, सारी चीजें। जब कुछ गरीब किसान इनके पास आते और बोलते कि भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, ये लो तुम्हारी गठरी माला। ठीक है, मतलब पॉइंट उनका ये था कि आजादी, इंडिपेंडेंस, ग्राम स्वराज सब सही है विनोबा भावे जी, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है, 2 पैसा कमाने का कोई आय का स्रोत नहीं है, तो हम कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। ठीक है, तब विनोबा भावे ने बोला कि अब मेरे पास भी जमीन नहीं, मैं तुम्हें कहां से दे दूं। पॉइंट बीइंग कि उन्होंने बोला कि आई टेक लुक इनटू दिस मैटर, कि इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसी मीटिंग में अब क्या होता है ना, कभी कभी जैसे 4 लोगों के सामने अपने आप को, मतलब देखो ही डिड अ ग्रेट वर्क, लेकिन मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूं कि 4 लोगों के बीच में जब ये सवाल आ रहा था कि इन गरीबों को जमीन कौन देगा, तब श्री रामचंद्र रेड्डी जो है एक लार्ज लैंड ओनर थे, वो खड़े होते हैं और अनाउंस करके क्या बोलते हैं, मैं अपनी 80 एकड़ की जमीन 80 किसानों में बंटवा देता हूं। ठीक है, आप सब एक एकड़ अपनी किसान, मतलब एक एकड़ जमीन रख लो सारे किसान। ठीक है, और मुझे बताओ दिया। ठीक है, ही डिड अ ग्रेट वर्क, तालियां। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से अपनी जमीन दान कर दी, भूदान। अब क्या हुआ, उन्होंने जमीन दान करी तो ये भूदान कहलाया। सिमिलरली क्या होता है, एज द आइडिया स्प्रेड, तो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास पूरे के पूरे गांव जिनके अंडर में थे, गांव के मालिक थे, दे ऑफर्ड विलेजेस ओन्ड बाय देम टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस। उन्होंने बोला कि जो लैंडलेस लोग हैं उन लोगों को जमीन दे दी जाए, गांव दे दिए जाए। तो वो ग्राम दान के फॉर्म में स्टार्ट हो गया कि गांव के गांव दान देने लगे। उसके पीछे एक कहानी ये भी है कि अगर वो नहीं भी देते तो सरकार छुड़ाने वाली थी, तो उन्होंने सोचा इज्जत भी बनी रहेगी, दे दो। ठीक है, तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट इस तरह से स्टार्ट हुआ, और इस भूदान ग्रामदान मूवमेंट को क्या कहा गया है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्योंकि एक क्रांति आ गई ना, मतलब आदमी क्या है, आदमी अर्थ के लिए तो लड़ रहा है, पैसे के लिए तो लड़ रहा है, अर्थ यानी पैसा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो अपने एंटाइटलमेंट्स को छोड़ रहा है। तो ये एक तरह की क्रांति है, और इस एंटाइटलमेंट, यूजुअली जमीन छुड़ाने के लिए गोलियां चल जाती है, तलवारें चल जाती है। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हो गया एक तरह से, बिना खून खराबे के एक क्रांति आ गई, जहां पे गरीब किसानों को जमीन मिल गई और अमीर लोगों ने अपनी अपनी जमीनें छोड़ दी। तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विनोबा भावे, एनसीईआरटी में है, इसके लिए हमें पढ़ना जरूरी था। ठीक है, अब यहां पे हमारा चैप्टर जो होता है पूरी तरह से पूर्णतः कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको हर चीज बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है, क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई है। अब अगर आप इस चैप्टर का सर्कुलर देखेंगे ना, जो सीबीएसई ने दिया है, तो देखो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम विद स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, ये 2 चीजों को देखोगे तो इसमें बताया गया कि एग्जामिन द क्रूशियल रोल प्लेड बाय एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडिया, कॉम्प्रिहेंड वेरियस टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट, तो जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द इन्वायरमेंट, ये एक चीज दी गई है। और यहां पे भी वही इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द इन्वायरमेंट। बहुत पुरानी एनसीईआरटी में इन्वायरमेंट वाला डायमेंशन दिया रहता था कि एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो अब आपको ऐसे घबराना नहीं हो रहा, बाप रे क्या आ गया सर। ठीक है, पॉइंट सिंपल है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जैसे एक्सेसिव, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, क्या हो रहा है कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से लैंड डिग्रेड हो रही है, वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। तो वो इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है ना इन्वायरमेंट पे, वो क्या है, नेगेटिव है। और वही कंटेक्स्ट में अगर कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें वो ध्यान रखना है बस। सिलेबस में ऐड हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ताता थैया मचा देना है कि कहां से पढ़ेंगे क्या करेंगे। बहुत जेनरिक चीज है कि इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो एनवायरमेंट पे वो नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है वहां पे कि हमें बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का, एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट ना हो, बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। और ये चैप्टर यहां पे होता है समाप्त। नोट्स, मुझे पता है कि इस चैप्टर के नोट्स के लिए आपके प्राण निकल रहे होंगे कि ये चैप्टर के नोट्स दे दो सर, इसमें चार्ट है, हम भेलपुरी खाएंगे। तो सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो, जितने भी अपडेट्स होते हैं सेशन के वगैरह सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, विल हैव मतलब फोटो वोटो शेयरिंग चलती रहेगी। ठीक है, और कोई भी अपडेट्स रहेंगे तो यू पीपल कैन ज्वाइन मी ओवर हियर ऑल्सो। अभी के लिए सेशन करता हूं समाप्त। आशा करता हूं आपको मजा आया, सारी चीज समझ में आ गई है।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।